हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृपाल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान के टॉप 30 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट में एक प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का जो गठन है हुआ था। और दोस्तों, कब हुआ था? 1946 को हुआ था। याद रखें, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जैसा कि अभी मैंने बताया, भारतीय संविधान सभा का गठन ऑप्शन सी 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है तीसरा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1940 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। याद रखें, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। याद रखें दोस्तों, फैक्ट के रूप में। अगला प्रश्न है चौथा, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद रखें, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CJI जिनको बोलते हैं, चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया, उनके द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति की नियुक्ति है की जाती है। याद रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर पांचवा, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, संसद। जी हाँ दोस्तों, संसद के पास भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ये स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान में संसद यहाँ पर क्या दोस्तों संशोधन कर सकती है। तो याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के अलावा भारतीय संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठवा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन होता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद का गठन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79। यानी कि दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा, साथ ही उसके 3 अंग होंगे, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद रखें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां, संविधान के अनुसार धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के अनुसार धन विधेयक सबसे पहले किस में पेश किया जाता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में जो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसमें से लोकसभा में सर्वप्रथम धन विधेयक को क्या दोस्तों पेश किया जाता है। वहाँ से पारित होने के पश्चात ये राज्यसभा में जाता है और दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें। इसी के साथ दोस्तों, फैक्ट के रूप में बात की जाए तो भारतीय संविधान का 110 अनुच्छेद धन विधेयक के बारे में बताता है। याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है आठवां, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, मंत्रिपरिषद, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधानसभा। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायी होती है राज्य की मंत्रिपरिषद। वहीं केंद्र की मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखें दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों,
भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। याद रखें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पर वर्णन दिया गया है, तो याद रखें। अगला प्रश्न है 10वां, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 61। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग अनुच्छेद 61 में दी गई है। संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के जरिए यहाँ पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां, अनुच्छेद 76 में किस पद का विवरण दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 76 में किस पद का वर्णन दिया गया है? याद रखें दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी महान्यायवादी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 ये कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जिसके लिए जो योग्यता है वो उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक न्यायाधीश को बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। तो याद रखें दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 ये बात कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 12वां, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर किसकी शरण लेता है? तो दोस्तों यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है भारत में तो वह किसकी शरण लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी न्यायालय। यानी कि दोस्तों न्यायालय की वह शरण लेता है और सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जितने भी न्यायालय हैं उनमें क्या दोस्तों जाकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो न्यायालय यहाँ पर उनके मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला प्रश्न है 13वां, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? याद रखें ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। याद रखें 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? याद रखें दोस्तों, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा ये बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ये स्पष्ट करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां, राष्ट्रपति के पद को अधिकतम कितने समय तक खाली रखा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो उसको कितने समय तक खाली रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। यानी दोस्तों यदि 6 महीने से ज़्यादा राष्ट्रपति का पद यहाँ पर खाली रहता है तो उसको भरा जाएगा, चुनाव किए जाएंगे दोबारा से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 17वां, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो के बी राव के द्वारा ये उपाधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई थी। यानी कि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को के बी राव के द्वारा भारत का संविधान का जनक और जननी कहकर यहाँ पर क्या दोस्तों सुशोभित किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु सीमा चाहिए? तो दोस्तों यदि आप किसी भी राज्य का राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपके लिए न्यूनतम आयु सीमा ऑप्शन डी 35 वर्ष। यानी कि दोस्तों आप 35 वर्ष के यहाँ पर होने चाहिए। 35 ईयर्स यदि आपकी कंप्लीट है तो आप किसी भी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। याद रखें दोस्तों, अध्यादेश क्या होता है? जब किसी परिस्थिति में संसद कानून बनाती नहीं है, यानी संसद नहीं बना पाती कानून को,
किसी कारणवश, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 ये यहाँ पर शक्ति देता है कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत, वो संपूर्ण देश में लागू होगा और वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से संसद कोई कानून बनाकर लागू करती है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है 20वां, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है उसको कौन बढ़ा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। जी हाँ दोस्तों, संसद यहाँ पर कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको यहाँ पर बढ़ा सकती है, अधिकतम कर सकती है, अधिक कर सकती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 ये स्पष्ट करता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था। तो याद रखें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या बनता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखें लोकसभा में यदि बहुमत दल का नेता है वो क्या बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री बनेगा। याद रखें लोकसभा में जो भी पार्टी बहुमत दल होती है, यानी कि जो भी बहुमत प्राप्त कर लेती है, कोई सा भी दल यहाँ पर बहुमत प्राप्त कर लेता है तो उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। याद रखें दोस्तों राज्यसभा का सदस्य भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा लोकसभा ये दोनों संसद के सदन हैं। आप किसी भी सदन के सदस्य हैं और यदि आप बहुमत दल के नेता हैं जिसने यहाँ पर लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया है, जिस दल ने, उसके यदि आप नेता हैं तो आप यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। याद रखें दोस्तों उदाहरण के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, वे भी क्या दोस्तों प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो याद रखें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वे ऑप्शन बी कनाडा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा से ये जो शक्तियां हैं ली गई हैं। याद रखें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 यानी दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 ये अवशिष्ट शक्तियों को परिभाषित करता है या अवशिष्ट शक्तियाँ इसमें दी गई हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? याद रखें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर विद्यार्थियों को इसका आंसर पता नहीं होता है, कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। याद रखें दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा नहीं गया है। याद रखें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसका करेक्ट आंसर होगा, उनके द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया है। याद रखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पर क्या दोस्तों नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसने संविधान के यहाँ पर रूपरेखा पर क्या दोस्तों एक तरीका से संशोधन किया था, उसमें विचार किया था। कुछ यहाँ पर जो BN राव के द्वारा संविधान तैयार किया गया था प्रारंभ में, परंतु बाद में प्रारूप समिति ने उसमें फेरबदल किया, कुछ उसमें चेंज किए। उसके बाद प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा पूरे संविधान को लिखा गया है। याद रखें दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शपथ
कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ और नियुक्ति दोनों ही कार्य किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? यानी कि दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। किसकी दोस्तों? विधानसभा की। इससे ज़्यादा किसी भी राज्य की विधानसभा की सीट नहीं है, तो 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति को यहाँ पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो दोस्तों भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अब तक लगा ही नहीं। यानी कि दोस्तों अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में कहता है या फिर इसके बारे में वर्णन करता है, और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल यानी दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। तो याद रखें दोस्तों, ये जो 30 प्रश्न हैं आपके हो चुके हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 125, ऑप्शन सी अनुच्छेद 127 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 138। तो आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इन प्रश्नों का यहाँ पर फ़ायदा ले सकें। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।